रहना है घर मां सुरक्षित रहना है, लड़ना है सब झनला मिलके लड़ना है। यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से अरपार रेडियो की प्रस्तुति स्वास्थ्य संकल्प। मुश्किल घड़ी है संगवारी, जन जन के अब जिम्मेदारी। जीवन है अनमोल, कर ले स्वस्थ रहने का संकल्प, देते रहेंगे मंत्र हम, करने को कायाकल्प। जन जन के साथ रहता फिर आही खुशहाली। स्वास्थ्य संकल्प। भारत मुस्कुराए, छत्तीसगढ़ मुस्कुराए। यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से अरपा रेडियो की प्रस्तुति स्वास्थ्य संकल्प। आज के अंक में स्वागत आप सभी श्रोता साथियों का। जीवन जीना और स्वस्थ रहना एक स्वाभाविक मानवीय आवश्यकता के साथ कला भी है। जीवन जीने की कला में वही पारंगत हो सकता है जिसे स्वस्थ जीवन का अर्थ व महत्व मालूम हो। हम प्रतिदिन जीवन जीते हैं, खाते हैं, सोते हैं, काम करते हैं। ये एक प्रकार का तरीका हो सकता है। सही जीवन जीने और स्वस्थ रहने की सार्थकता तभी होगी जब हम अपनी दिनचर्या या जीवन शैली को आधुनिकता के दायरे से निकालकर अनुशासित, नियंत्रित ढंग से जीवन जीने का संकल्प लें। कार्यक्रम के पिछले अंक में हमने इसी जीवन शैली और हमारे स्वास्थ्य के खान पान के संबंध में चर्चा की थी और आपसे वादा किया था कि अगले हफ्ते यानी कि आज अपनी जीवन शैली में शारीरिक और मानसिक व्यायाम के महत्व को जानेंगे और जानेंगे कुछ और खास बातें। तो हम हाजिर हैं। डॉक्टर अनुजा अग्रवाल, एक प्रश्न हमारे पास लक्ष्मी नायडू का आया है और ये पूछ रही है कि मैं कामकाजी महिला हूँ, ऑफिस जाती हूँ, मैं 7 महीने की गर्भवती हूँ। आजकल की जीवन शैली को देखकर मुझे अपने आने वाले बच्चे के मानसिक और शारीरिक पोषण को लेकर काफी चिंता रहती है। मुझे इसका कैसे ख्याल रखना चाहिए, सलाह दीजिए। और इसी प्रश्न के साथ मैं ये जानना चाहूंगी डॉक्टर अग्रवाल कि क्यों बच्चे के जन्म के बाद या बच्चे के जो शुरुआती 1000 दिन है उन्हें काफी अहम माना जाता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने प्रीति जी। 1000 दिन पे आजकल सरकार की तरफ से बहुत ही फोकस है, क्योंकि इसमें इंक्लूड होती है गर्भवती महिला भी और बच्चा 2 साल की उम्र तक पूरा इंक्लूड होता है, क्योंकि वही एक उम्र है बच्चे की जिस समय इम्यूनिटी भी उस समय डेवलप होती है, सही तरीके का न्यूट्रिशन। और बच्चे का जो जब गर्भवती महिला होती है, बच्चा जो अंदर होता है उसकी इम्यूनिटी माँ के खान पान है उस पर बहुत निर्भर करता है। माँ सही तरीके से नहीं खाएगी तो बच्चा स्वस्थ पैदा नहीं होगा। ये बहुत सारी चीजें, IUGR है, पहले बच्चे का पहले जन्म से पहले पैदा हो जाना, बच्चे का बहुत कमजोर पैदा होना, आजकल ये चीजें हम बहुत देख रहे हैं। और ये डिपेंड करता है हमारे किशोरी अवस्था से, क्योंकि माँ को इसीलिए किशोरियों पे भी बहुत ध्यान देना है। तो एक पूरी लाइफ साइकिल है कि एडोलेसेंट टाइम से एक फीमेल को अपने खाने पे बहुत अच्छा ध्यान देना है, क्योंकि आगे जाके वो गर्भवती महिला बच्चे को अपना दूध पिलाएगी, उसके बाद बच्चे को भी सही टाइम पे जो नॉर्मल पोषण है वो देना होगा। अब बात आती है कि इनको अपने खाने में, ये कामकाजी महिला है, कामकाजी है, ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि उनकी वो उसमें एक्सरसाइज होती रहती है जो कि बहुत जरूरी है। नहीं तो आफ्टर डिलीवरी इतना ज्यादा वेट बढ़ा लेते हैं, क्योंकि आराम करना भी इतने कोई अच्छी बात है। आप देखिए कामकाजी महिला है, उनका वेट इतना नहीं बढ़ता है, ज्यादातर जो एक्टिविटी होती रहती है तो डिलीवरी में भी आसानी होती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप कामकाज कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं। दूसरी बात है आपकी न्यूट्रिशन की बात आती है, तो खाएं कैसे, क्योंकि ज्यादा वक्त तो आपका ऑफिस में निकल जाता है। तो हम ये बोलेंगे कि बीच बीच में कुछ हैंड पिक चीजें होनी चाहिए जो कि न्यूट्रिशियस हो, और आपको हर 1 घंटे में 2 घंटे में उसको ऑफिस में खाते भी रहें और आपको पूरा पोषण भी मिले। और बाकी समय जब आप घर में रहते हैं वो पूरा पर्याप्त संतुलित आहार भी खाएं। तो उसमें नट्स एक बहुत अच्छी चीज है जो आप बहुत हैंडी है, आप उसको हमेशा अपने साथ रख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो कि आपका बहुत ज्यादा बल्की होता है वो उसमें नहीं होता, लेकिन सही गुण फैट होते हैं, बेनिफिशियल फैट होते हैं, वो उसके अंदर होते हैं, और प्रोटीन भी पर्याप्त मात्रा में होता है। दूसरी बात है दही। आप हमेशा दही का पैकेज दही आप अपने साथ रख सकते हैं, वो भी आप बीच बीच में खा सकते हैं। सैलेड, खूब सारी सब्जियां सैलेड बना के ले जा सकते हैं। तो ये तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा कि आप 2-3 टिफिन ले जाइए और हर 2 घंटे में वहां पर जो चीजें आसानी से खाई जा सकती हैं ड्यूरिंग योर वर्किंग आवर्स वो आप कर सकते हैं। पनीर,
आप जैसे सैलेड बना रहे हैं, खूब सारी वेजिटेबल्स लेके जा रहे हैं, उसमें पनीर जरूर डालें। प्रोटीन की बहुत बड़ी महत्ता है और प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए, फ्लूइड्स भी पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, काफी होगा। यानी गर्भावस्था के दौरान अब वो अपना भी कैसे ख्याल रखें न्यूट्रिशन का, जो बच्चे को भी लगेगा, उसके बारे में भी आप अच्छे से बता रही हो। और जैसा आपने बताया कि शुरुआती जो 1000 दिन हैं वो काफी अहमियत रखते हैं, तो किस तरह से उसका ख्याल रखा जा सकता है। जीवन शैली में शारीरिक व मानसिक प्रभाव, उनके कारण शरीर में रोगों का जमाव और उनसे कैसे हो बचाव, ये सब जानकारियां देने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर हैं डॉक्टर CK दास। स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। पिछले कार्यक्रम में हमने बात खत्म की थी इस बात से, किस तेल में पकाएं खाना, किस तेल में तलें पकौड़ा, कौन सा तेल खाएं कच्चा, कौन सा तेल न चढ़ाएं आंच पर देर तक, कौन सा तेल न पकाएं देर तक। बाजार में खाना पकाने के लिए कई तरह के तेल मिलते हैं। मूंगफली का तेल, अलसी, सरसों, तिल का तेल, ऑलिव ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, इसके अलावा शुद्ध घी, वनस्पति घी और मक्खन का प्रयोग भी हम लगातार अपने किचन में करते हैं। किसी ने कहा हार्ट के लिए फला तेल अच्छा होता है तो शुरू कर दिया। ये तेल सस्ता है इसलिए खा लिया। इस तेल में खाना पकाने के बाद स्वाद अच्छा आता है ना, इसलिए हम ये ले आए। ऐसा नहीं होता है। चलिए जानते हैं बहुत नई, बहुत सटीक और स्वास्थ्य के लिए सही जानकारियां। तेल के बारे में एक शब्द आपको पहले बताऊं कि कोई भी एक ऐसा ऑयल, ऐसा खाना पकाने का तेल बाजार में नहीं है जो आइडियल है। आइडियल तेल उसे कहा जाता है जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि मूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी पूफा का मिश्रण हो। हमारे आज के बाजार में ऐसे तेल हैं जिसमें मूफा ज्यादा होगा, पूफा नहीं होगा, किसी में पूफा ज्यादा होगा तो मूफा नहीं होगा। मूफा और पूफा जानने के पहले हम जानते हैं कि तेल क्या है। तेल यानी चिकनाई यानी वसा, ये शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करता है। शरीर के लिए एक जरूरी तत्व है ये, पर इसकी अधिकता हानिकारक होती है। इससे शरीर को दैनिक कार्यों के लिए शक्ति मिलती है और इस शक्तिदायक को ईंधन भी कहा जाता है। शरीर में वसा की मात्रा कम होने पर रोगों का मुकाबला करने की शक्ति कम हो जाती है, यानी शरीर में इम्यूनिटी कम हो जाती है। इसीलिए रिसर्च के अनुसार में मूफा पूफा का मिश्रण तेल ही आपका कुकिंग ऑयल होगा। इम्यूनिटी जैसे आपका स्क्लेरोसिस कम हो गया, कैल्शियम कम हो गया, बॉडी का इम्यूनिटी को चैलेंज नहीं हो रहा है, तो नेचुरली आपको इम्यूनिटी बरकरार रहेगा। फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे A, D, E, K 4 विटामिन होते हैं जो ऑयल के जरिए से आता है, हमारे पास फैटी चीजों से आते हैं। तो ये ऑयल जो है आपके किचन में 2 किस्म का ऑयल कम से कम रखना पड़ेगा, एक मूफा रिच रहेगा, एक पूफा रिच। और अब समझते हैं कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी मूफा और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी पूफा क्या होते हैं। दरअसल वसा 2 तरह के होते हैं, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा शरीर में नुकसानदेह LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। इसे सीमित मात्रा में लेना चाहिए। मक्खन, शुद्ध घी, वनस्पति घी, नारियल और ताड़ का तेल संतृप्त वसा के प्रमुख स्रोत हैं और असंतृप्त वसा HDL कोलेस्ट्रॉल का अंश बढ़ाता है। प्रायः भोजन में एकल असंतृप्त वसा यानी मूफा और बहु असंतृप्त वसा यानी पूफा समान मात्रा में हो तो ठीक रहता है। मूफा के स्रोत मूंगफली, राइस ब्रैन, जैतून के तेल हैं और पूफा की मात्रा सूरजमुखी, सोयाबीन, मकई के तेलों में मिलती है। सरसों में मूफा व पूफा दोनों ही मौजूद होते हैं। ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है ये आइडियल तेल है जिसको दे कंटेन लॉट ऑफ बेनिफिशियल फैक्टर्स लाइक एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह आपके बॉडी में बढ़ाता है। आपके शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल जमता है उसको हटाने का हेल्प करता है। आपके शरीर में जो कैंसरस एक्टिविटीज होते रहता है उसको हटाने का, यानी कि 2 चीज, एथेरोस्क्लेरोसिस और कार्सिनोजेनेसिस, ये 2 चीज बॉडी में हानिकारक होता है। कहीं ना कहीं एक कैंसर होने का चांसेस हमेशा रहता है, जो गलत टाइप का ग्रोथ होता है उसको रोकता है एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट से। एथेरोस्क्लेरोसिस होता है डिपोजिशन ऑफ फैट इनसाइड द आर्टरी, इसका जो बेसिक फंक्शन है वहां पे वो रोक लगाता है एंटीऑक्सीडेंट। तो ये तेल का आपको बेनिफिट मिलेगा। तेल हमें वही चीज खाना है जिसका हमको बेनिफिट मिले, स्वाद के लिए नहीं लेना है।
तो ये तेल हम स्वाद के लिए नहीं लेते, कुकिंग में आता है और ये हमें बेनिफिट पहुंचाना चाहिए। अब अपने शरीर के कोलेस्ट्रॉल को संयमित रखने के लिए इन तेलों का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाए, चलिए ये जानते हैं डॉक्टर सीके दास से। मुपा पूहा में एक ये होता है कि एक तेल जो है जो 300 सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा, यानी कि स्मोक पॉइंट से ज़्यादा हो जाएगा हीटिंग, तो स्मोक आ जाएगा और ये टूट जाएगा। ये तेल का जो चेन्स होता है ये टूट जाता है। एक किस्म का तेल है जिसमें आपको कम हीट के अंदर में उसे इस्तेमाल, जैसे ज़्यादा हीट होगा वो धुआं निकल जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो ये कम हीट वाले तेल जिसको करना है उसमें आपको होता है सनफ्लावर, और उसके साथ साथ जितने आपके तेल यूज़ करते हैं ग्राउंडनट और राइस ब्रान जो है दे आर रिच इन मुपा, इनको बहुत ज़्यादा हीट बर्दाश्त हो सकता है, मतलब ये इट कैन बी यूज्ड फॉर डीप फ्राई, लेकिन दे आर रिच इन मुपा। तो पूफा वाले जो है वो जल्दी खराब हो जाते हैं थोड़ा सा ज़्यादा हीट करने से। तो इसलिए आप करना क्या है, आपको कुकिंग के लिए दोनों का मिक्स करके बना के रखना, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक ही किस्म की जो कम हीट में काम करने वाले तेल लेंगे तो आपको दूसरा ऑयल में जो बेनिफिट्स है वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए दोनों मिला के आपको कुकिंग के लिए रखना है। आपको प्रीमिक्स मिलता है बाजार में, लॉट ऑफ ब्रांड्स है जिसमें वो लोग मिला के रखे हैं, जैसे राइस ब्रांड सनफ्लावर को मिला हुआ है, तो अलग से सोया ऑयल मिलता है, अलग से सनफ्लावर मिलता है। सनफ्लावर को अलग से लेके राइस ब्रांड को अलग से लेके मिला के रख सकते हैं, मिला के कुकिंग कर सकते हैं कुकिंग के लिए। बट जब आप पूरी तोलेंगे, कोई चीज पापड़ वगैरह चीजेंगे जिसको आपको डीप फ्राई करना, हीट ज्यादा होगा, तब आपको आना पड़ेगा इस ग्रुप में आना पड़ेगा, राइस ब्रांड या ग्राउंडनट। ये दोनों ऑयल अभी तक मोस्ट आइडियल है फॉर डीप फ्राइज। ये दोनों में से अगर आप पूछेंगे कौन सा बेहतर है, राइस ब्रांड इज बेहतर देन ग्राउंडनट, बिकॉज 25% ऑयल एक फूड में ज्यादा कंटेंट करता है इन ग्राउंडनट ऑयल देन राइस ब्रांड। ऑलिव ऑयल जो है कॉस्टली है, बहुत ही आइडियल ऑयल है, इसमें लॉट ऑफ विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। इसे यूजुअली सलाद के ऊपर में कच्चे यूज करके इसको इस्तेमाल किया जाए, उसको कुकिंग नहीं करना है। मस्टर्ड ऑयल इज द ओनली ऑयल व्हिच इज मोस्ट आइडियल, व्हिच कैरीज मुफा एंड पूफा बोथ, बट अनफॉर्चुनेटली यू कैंट गेट ए प्योर ब्रांड मस्टर्ड ऑयल इन द मार्केट, क्योंकि मस्टर्ड को अलग करने से भी उसमें एक मिक्स आइटम रहता है, उसको इम्प्योरिटी रहता है, और इम्प्योरिटी ज्यादा हो जाने से आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। तो मस्टर्ड ऑयल इसलिए स्लोली इट इज कमिंग आउट फ्रॉम एज ए कंप्लीट ऑयल। आप उसको कुकिंग के लिए कर सकते हैं, बट डीप फ्राइज के लिए आपको कोई फायदा नहीं होगा। और कुकिंग के लिए आपके पास ऑलवेज इट शुड हैव मिक्स, नेवर सिंगल ऑयल। तो सोया रखेंगे तो उसके साथ राइस ब्रांड या ग्राउंडनट आपको मिक्स करना चाहिए, सनफ्लावर रखेंगे तो उसके साथ ग्राउंडनट या राइस ब्रांड मिक्स करना चाहिए, और सरसों का तेल है तो इटसेल्फ इज मिक्स, लेकिन हीट ज्यादा नहीं होना। ये हो गया आपके तेल के बारे में। घी और मक्खन के बारे में कहा गया है कि मक्खन हैज गॉट लेस स्टेबिलिटी फॉर द हीट, इसलिए उसे कच्चा ही लेना है, और घी को वीकली वंस यू कैन यूज फॉर योर फूड आइटम एनीथिंग में, क्योंकि रिसेंट स्टडीज में देखा गया काउ मिल्क का जो घी है उसमें आपका HDL लेवल मेंटेन होता है, बेनिफिशियल पार्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल जो है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो प्रोटेक्शन कराता है दूसरे कोलेस्ट्रॉल को कम करके, तो वो दैट इज रिच इन घी। तो रेगुलर ना लें क्योंकि उसमें दूसरे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा। और बढ़ाने के लिए आपका आलमंड, जो बादाम बोलते हैं हम लोग, बादाम भी आपको एज ए ड्राई फ्रूट इज वेरी गुड सोर्स फॉर HDL हमें बढ़ाना है किसी भी सोर्स पर। और एक होता है आपका अलसी, फ्लैक्सीड बोलते हैं, फ्लैक्सीड, उसके भी पाउडर आने लगे हैं, उसको बाजार में मिलता है, उसको पाउडर करके उसके साथ 2 चम्मच करके डेली लेंगे, वो भी दैट कैन यूज योर इंक्रीज योर HDL बढ़ाने से आपका बाकी कोलेस्ट्रॉल को प्रोटेक्शन देता है बॉडी में, मतलब स्कैवेंजर का काम करता है वो। मछली, अंडा, चिकन, मटन कितना जरूरी है शरीर को स्वस्थ रखने में, उसमें क्या क्या तत्व जरूरी हैं, उन्हें किस मात्रा में खाना चाहिए, आइए ये भी जानते हैं। फिश इज द मोस्ट आइडियल प्रोटीन फॉर ह्यूमन बॉडी। ऊपर से जो फिश को आप झोल के आकार में लेंगे, जिसका करी बनाएंगे, तो दैट विल गिव यू लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। उसमें आपको ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स सब उसमें से निकलेगा, दैट इज डायरेक्टली इट विल हेल्प इंक्रीज द HDL। इसलिए फिश ईटर्स को, अगर जो फिश करी लेते हैं, उन्हें HDL के डिफिशिएंसी कम होता है। HDL ज्यादा बढ़ा रहेगा, 40 के ऊपर रहेगा, तो यू विल हैव ए गुड प्रोटेक्शन फ्रॉम योर हार्ट डिजीजेस। जो नॉनवेज लेते हैं उनके लिए फिश इज बेस्ट। फूड के बारे में अमेरिकन स्टडी ने कहा है कि 4 सर्विंग्स इन अ वीक फिश करी इज मच बेटर प्रोटेक्टिव फॉर हार्ट डिजीजेस। और अंडे जो है, अंडा बॉयल इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन इज वेरी हेल्पफुल, एंड लेडीज अप टू 45 टिल द मेनोपॉज एज होता है, उनके लिए अंडा कोई पाबंदी नहीं है, बिकॉज उसमें जो ईस्ट्रोजन हार्मोन वगैरह बनता है उसका सोर्स है वो पीला अंडा। अब जैसे जैसे मेनोपॉज होते जाता है, दे बिकम इक्वल टू द मेल पार्टनर, तो वहाँ उनको हार्ट अटैक का चांसेस, ऑल बीमारी का चांसेस ज़्यादा होता है। तो वहाँ पहले से वो अंडे का वाइट ले ले और पीला हाफ करे, या धीरे धीरे उसको काट कर दे। हाफ तो ले ही सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे जो है आपके तब 20-25 साल तक दे कैन हैव कंप्लीट एग, लेकिन मैं कहूँगा जो रेगुलर अंडा खाना जरूरी समझते हैं वो अंडा जरूर ले, लेकिन पीला जो है वो निकाल दे, या फिर दिन भर में हाफ ऑफ दैट, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल इज नॉट टोटली वर्जित नहीं है वो,
कोलेस्ट्रॉल की जरूरत हमें 3, 4, 5 शरीर में जो हार्मोन्स बनते हैं और सेल का जो वाल रहता है हम लोगों का, सेल वाल जो रहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, वो मेंटेन होता है फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी शरीर में बनता है। कोलेस्ट्रॉल से आपका बाइल बनता है। कोलेस्ट्रॉल से एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है, सेक्स हार्मोन्स बनते हैं। तो ये सब कोलेस्ट्रॉल से आता है। कोलेस्ट्रॉल आप छोड़ देंगे तो आप ऐसी अंदर ही अंदर आप कमजोर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो है वो हानिकारक। चिकन स्किन निकालने के बाद चिकन कैन बी टेकन वंस इन अ वीक विथ लेस ऑयल एंड मिनिमम पीसेस लीजिएगा एंड लेस माइनस स्किन। और मटन मीट के बारे में लगेगा वंस इन अ मंथ यू कैन हैव दोज हु आर इंटरेस्टेड टू टेक रेड मीट। रेड मीट इज अदरवाइज जो स्पोर्ट्समैन है, जिनको खेलना है, दौड़ना है, उनके लिए रेड मीट बहुत फायदे का है। बाकी जो नॉन वेजिटेरियन रेगुलर खाना चाहते तो दे कैन कम डाउन टू वंस इन अ मंथ। भोजन करने के कुछ नियम भी होते हैं। क्या होते हैं ये नियम? भोजन करते समय शांत व मौन रहना चाहिए। भोजन के पूर्व हाथ पैर धो लेने चाहिए। भोजन करते समय ढीले वस्त्र धारण करने चाहिए। शीघ्रता से एवं अधिक मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए। ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा भोजन नहीं करना चाहिए। प्रकृति विरुद्ध, ऋतु विरुद्ध या शरीर विरुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन पश्चात मूत्र त्याग करना चाहिए। और श्रोताओं, अब जानते हैं अपनी जीवन शैली को सही रखने में व्यायाम के महत्व के बारे में। एक्सरसाइज ऐसा है कि हमें किसी जिम और कोई फिजिकल एक्सरसाइज सेंटर में जाके एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। हमारे शरीर को जो रेगुलर ब्लड सर्कुलेशन को एक धक्का देना, एक स्पीड में रखना, ये बहुत जरूरी है। हम लोग जो डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं, सुबह उठे, नहाए धोए, खाए, चले गए, ऑफिस में काम किया, फिर शाम को तो टायर्ड होके आए, बाजार से कुछ सामान लेके आए, थोड़ा सा चाय वाय पिए, टीवी देखे, फिर खाना खाए, सो गए। दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आपको इसमें थोड़ा सा कुछ गति लाना पड़ेगा, फोर्स लाना पड़ेगा। तो गति ऐसा है कि हम दिन भर तो दौड़ नहीं सकते, तो कम से कम मॉर्निंग में अगर आप सुबह उठ के अपना नित्य काम करके टॉयलेट वगैरह जाके आप कम से कम 4 किलोमीटर, 3 से 4 किलोमीटर, आपका कोटा है 20 किलोमीटर इन ए वीक, तो 5 दिन हफ्ते में अगर 4-4 किलोमीटर चलेंगे भी चलेगा। आप जैसे भी करें इसको 20 किलोमीटर कंप्लीट करें एक हफ्ते में। रफ्तार आपका रहेगा 10 मिनट में 1 किलोमीटर, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड में, उसको बोलते हैं ब्रिस्क वॉक। ये ब्रिस्क वॉक से ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, कम होने से फायदा नहीं है। और रास्ते में कोई मिल गया, हाय हेलो कैसे हैं, नमस्ते कैसे, वो सब नहीं चलना चाहिए। आप चलने के लिए चलना है। इट शुड बी एन एम्ड एंड प्रोग्राम्ड वॉक। उसमें आप अपने कंफर्टेबल शूज ले लीजिए, कंफर्टेबल क्लोथिंग ले लीजिए एंड यू गो वॉक। अगर आपको लगता है कि बारिश हो रही है, ऐसा हो रहा है, तो आप जहाँ छत के नीचे जो है वहाँ पे राउंड लगाइए, उसी स्पीड में उतना टाइम करिए। आपको अगर 4 किलोमीटर चलना तो 40 मिनट लगेगा। एंड व्हाट उसके बाद क्या करना है, वॉकिंग इज नॉट ए कंप्लीट एक्सरसाइज। वॉकिंग के बाद आप देखेंगे आपके जॉइंट्स मूवमेंट नहीं हुए हैं, आपके बॉडी स्ट्रेच नहीं हुए हैं, आपके स्पाइन स्ट्रेच नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको 10 मिनट स्ट्रेचिंग्स करना है। टचिंग द फीट, गोइंग टुवर्ड्स बैक, देन क्रॉस, देन चारों तरफ मूवमेंट करना। आज के लिए एक इंपॉर्टेंट बीमारी आ गया है सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस। इसके लिए स्पाइन के लिए आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज नेक के होते हैं, उसको हेड को सामने ऑब्स्ट्रक्शन करके आगे धकलना, पीछे करके पीछे धकलना, साइड में। तो ये सब 5-6 मिनट उसमें करना पड़ेगा। उठक बैठक करना पड़ेगा, क्योंकि आप चल के आगे आपका जॉइंट का आप बैठ झुक नहीं सकते, तो क्या एक्सरसाइज हो गया। तो योर नी जॉइंट, हिप जॉइंट, एंकल जॉइंट बेंड होना चाहिए। नी जॉइंट का एक्सरसाइज सिर्फ इतना ही हो रहा है, आप जब चलते हैं तो बैठ के उठना है। तो पूरे जॉइंट्स की एक्टिविटीज आपको करना है, ताकि आगे चलकर आपका जॉइंट स्टिफनेस ना हो जाए। क्योंकि जॉइंट स्टिफनेस एक कॉमन बीमारी आजकल के खान पान में देखा, स्टाइल में देखा गया है। इससे बचने के लिए फ्री हैंड एक्सरसाइज करना है। जिम में जाकर एक्सरसाइज करके बॉडी शेपिंग की जाती है, डोले शोले बनाए जाते हैं। और वॉकिंग, जॉगिंग, स्ट्रेचिंग करना क्या इसके समानांतर है या कुछ फर्क है इन दोनों तरह के व्यायामों में? ये ऐसा है कि 20-25 साल तक बॉडी बिल्डिंग करना जरूरी भी है। 18 से लेकर 25 के अंदर जिसके पास सुविधा है जिम में जाए, थोड़ा सा शेपिंग वोपिंग बॉडी कर सकते हैं, उनको कुछ नहीं होगा। 25 के बाद जो होता है बॉडी अपने शेप में आ जाए, उसको मेंटेन करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। फ्री हैंड एक्सरसाइज, कोई वेट लिफ्टिंग करना जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ फ्री हैंड एक्सरसाइज करके उसको मेंटेन कर सकते हैं। जो स्विमर से तैराकी करते हैं उन्हें कम से कम आधा घंटा रोज तैराकी करें, तो उसका फुल एक्सरसाइज, उसको और बेंडिंग वेंडिंग कुछ करने की जरूरत नहीं है। इट्स अ कंप्लीट एक्सरसाइज। साइकिलिंग कर सकते हैं, 5 से 6 किलोमीटर कर सकते हैं, उसके बाद फ्री हैंड एक्सरसाइज करना पड़ेगा। जॉगिंग उसके लिए मना है जो ओवरवेट है। आपका वजन अगर सही है तो आप जरूर जॉगिंग करें, और अगर आपका वजन 4 किलो से ज़्यादा है ऊपर से, तो आप नेवर यू डू दिस जॉगिंग, बिकॉज आपका जॉइंट चला जाएगा। आपके इस पर कार्टिलेज सहन नहीं कर पाएगा, और धीरे धीरे 10 साल के अंदर आपका कार्टिलेज बढ़ जाएगा,
और 60 साल की उम्र में आप रिटायर भी हो जाएंगे, साथ साथ आपके जॉइंट भी रिटायर हो जाएंगे। उस समय आपके जॉइंट की जरूरत ज़्यादा है, बिकॉज उस समय मोटापा का शिकार होने का ज़्यादा चांस रहेगा, वॉक करने की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी, आपका नी आपका साथ नहीं देगा, घुटने आपका साथ नहीं देंगे। तो इसलिए अगर मोटापा है तो उसे कम करने की कोशिश करें विदाउट जंपिंग, स्किपिंग वोपिंग वो सब ना करें। लेडीज को कोई बोल दे 40 साल की उम्र भाई आप मोटी हो, आप स्किपिंग करो, ये गलत बात है। 40 साल की उम्र के बाद महिलाएं स्किपिंग जैसी एक्सरसाइज तो ना करें, कूदने वाली कोई एक्सरसाइज ना करें, लेकिन किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए उनको? महिलाओं को जो सबसे ज्यादा पेट का पोर्शन में फैट आने का चांसेस ज्यादा है, बिकॉज आफ्टर द डिलीवरीज वो फ्लैबी हो जाते हैं एब्डोमिनल मसल्स, और अगर वो ठीक से रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करती है तो धीरे धीरे पेट का पोर्शन सामने आ जाता है, ये सबसे ज्यादा असुंदर दिखता है। तो इसके लिए यह है कि जब फर्स्ट पर लेट के जो पाँव उठाने का एक्सरसाइज होता है, पाँव को रख के सिर को उठाने का एक्सरसाइज रहता है, ये कठिन है, लेकिन धीरे धीरे अगर करेंगे तो 10 मिनट डेली करेंगे दूसरे एक्सरसाइज के साथ, ये जरूर होगा 5-6 महीने के अंदर उनका सेफ हो जाएगा। कोई मशीन खरीदो वो खरीदो, कोई खरीदने की जरूरत नहीं है। बिना पैसा का टाइम निकाल के फर्श पे सो के पाँव उठाना है, सीधा रखना है, 6 सेकंड रखना है, फिर नीचे करना है, ऐसे 6 सेकंड रेस्ट लेना है, ऐसे कम से कम 10-15 बार करें और पाँव को फिक्स करके बॉडी को उठाएं, तो पेट का मसल जो है टाइट हो जाएंगे, फैट जो है चारों तरफ हट जाएंगे। बाकी डाइट कंट्रोल के साथ अगर करें तो मुझे लगता है 6 महीने 1 साल में दे कैन गेट द गुड शेप, और ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। महिलाओं का मानना होता है कि वो दिन भर घर में काम करती हैं, सीढ़ी चढ़ती हैं, इधर से उधर चलती हैं, तो उनकी एक्सरसाइज तो यूं ही हो जाती है। क्या ये सही है? ये गलत है। वो जो एक्सरसाइज काम के होते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो दिन में हम तो चल के आते हैं, काम करते हैं, ऐसा नहीं है, बिकॉज दैट इज एन एक्टिविटी, दैट्स फिजिकल एक्टिविटी, आपका रेगुलर एक्टिविटी, वो एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज वो प्रोग्राम्ड होना चाहिए, आपको नॉन स्टॉप वॉकिंग जाके आना है, देन यू गेट योर मसल्स एक्सर्ट, एंड जो उसमें हार्मोन होता है दे हेल्प यू फॉर इंक्रीजिंग HDL। घूम फिर के फिर वही यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल रिफ्लेक्ट करेगा, मेंटल तनाव जो मेंटल स्ट्रेस होता है दैट ऑल्सो रिलैक्सेस विथ एक्सरसाइज। बातें तो हुई फिजिकल एक्सरसाइज की, शारीरिक व्यायाम की। अपने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए हमें किस तरह की मानसिक व्यायाम की जरूरत होती है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। किसी को गार्डनिंग में शौक है, किसी को अपना आर्ट करने में, किसी को म्यूजिक में शौक है, वो जरूर इसका कम से कम कुछ समय इसमें दे, हफ्ते में 1 दिन भी दे, ये होना चाहिए। थोड़ा सा रिक्रिएशन बॉडी में, जिसको म्यूजिक से लगाव है, ही शुड लिसन टू गुड सॉन्ग्स, गुड म्यूजिक एटलीस्ट इन द इवनिंग व्हाइल रिटर्निंग, और जर्नी ज़्यादा है, आधे घंटे का सफर है तो गाड़ी में सुन लो, मेंटल एक्सरसाइज एंड यू गेट गुड। इवन हम लोग अगर क्लिनिक में छोटे छोटे जगह में छोटे हल्का म्यूजिक चलते रहता है तो काम करते हैं, बहुत अच्छा काम होता है, एक माहौल बन जाता है पीस का, वो बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि काम में अरे यार इतना काम है, ये नहीं सोचना है, काम है मजा लो, काम करो, एंड यू शुड एंजॉय योर वर्क, देन यू कम ओवर, उसके ऊपर जय मिल जाएगा आपको स्टेज के ऊपर में। कोई भी रिलैक्सेशन टेक्निक हो, मेडिटेशन या योगा, इसका भी काफ़ी इसमें स्थान है, लेकिन योगा हेल्प्स अ लॉट, इसके ऊपर काफ़ी स्टडीज हो गया है। तो कुछ लोग इसको एक अल्टरनेट ना बनाए हैं, योगा करते हैं तो एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, ये गलत बात है कि आप उस स्तर पे योगा नहीं कर सकते जो योग गुरु बताते हैं, इसलिए आप थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हो, करिए, उसके साथ एक्सरसाइज दोनों को मिला के रखिए। यदि कोई व्यक्ति हाइपरटेंशन या मधुमेह या किसी और बीमारी से पीड़ित है, तो क्या वो भी इस तरह के शारीरिक और मानसिक व्यायाम करने के लायक है? डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर हो गया है तो उनको इतना ही अगर मेंटेन करेंगे, उसके साथ दवा पानी लेंगे, और मैंने जो कहा एकदम आइडियल है, इट्स फॉर इवन फॉर द पेशेंट। ऐसा कुछ नहीं कि कम करना या ज्यादा करना, उतना ही करें, उससे ज्यादा ना करें। हम मान के चले हैं कि एवरी ऑल्टरनेट पर्सन इज डायबिटिक टुडे इन इंडिया, एंड एवरी थर्ड पर्सन इज हाइपरटेंसिव, ब्लड प्रेशर से पीड़ित है। तो इसीलिए कॉमन ने कह दिया कि ये उनके लिए भी है, एक्सेप्टिंग जो हार्ट फेलियर में है, जो 30-40% इंजेक्शन फ्रैक्शन थक जाते हैं, उनके लिए मैं नहीं कहूँगा कि ये एक्सरसाइज करे या ना करे। उनको जैसे डॉक्टर वही जो उनको ट्रीट कर रहा है, उनके बॉडी के पोजीशन के मुताबिक उनको जो कहा जाएगा वो वही करेंगे। लेकिन इन जनरल डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, दोनों है, तो आप ये सब जन बताए सब कुछ एक ही कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने पिछले और आज के अंक में जाना कि आदर्श जीवन शैली का क्या महत्व है और उसके हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव हैं। आजकल सामान्यतः लोग छोटी मोटी बीमारियों से परेशान रहते हैं और उनके लिए उन्हें बार बार चिकित्सकों की शरण लेनी पड़ती है। वास्तव में खान पान, आहार विहार और रहन सहन की अनियमितता तथा असंयम के कारण ही रोग और व्याधियों के जन्म होते हैं और इनसे हमारी दिनचर्या प्रभावित होती है। संयमित और नियमित जीवन से इंसान स्वस्थ रह सकता है। अगले अंक में एक नए विषय के साथ, कुछ और जानकारियों के साथ
हम फिर होंगे आपके साथ। तब तक के लिए अनुज के साथ संध्या को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेहत की बातें डॉक्टर से बातें, क्या करें क्या न करें, रोगों से कैसे बचें, जानने के लिए सुनते रहें अरपा रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम आरोग्य वाणी।